हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इपीफोरा। इपीफोरा इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्रेनेज ऑफ द नॉर्मली फॉर्म्ड टीयर्स। इपीफोरा वो कंडीशन होती है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ टू द ड्रेनेज ऑफ नॉर्मली फॉर्म्ड टीयर। यहाँ पर क्या होता है, जो आंसू निकलने चाहिए नॉर्मल मात्रा में, वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आंसू नहीं निकल पाते सही से। Tears are produced normally but cannot drain properly through the lacrimal passages leading to overflow of the tears from the eyes। जो टीयर्स जो बनते हैं वो नॉर्मली बनते हैं लेकिन सही तरीके से ड्रेन नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से थ्रू द lacrimal passage लीडिंग टू ओवरफ्लो ऑफ द टीयर्स फ्रॉम द आइज। इसकी वजह से क्या होता है, आंखों से लगातार आंसू निकलते रहते हैं। वहाँ वो सही से बन तो रहे हैं लेकिन सही से उनका ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है। देखो, आंसू बनते हैं, आंसू बनने के बाद उनका ड्रेनेज भी सही से होना चाहिए। कोई चीज़ बन रही है, लगातार बन रही है, लेकिन लगातार बनती ही जा रही है, बनती जा रही है, उसका सही से उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, फिर उसकी वजह से वो आंखों से लगातार निकलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है। इसका बाद इसकी एटियोलॉजी, इसके फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉज में फेलियर ऑफ लेक्रिमल ड्रेनेज ड्यू टू वीकनेस ऑफ ऑबिक्यूलेरिस ऑक्यूलाई मसल, या जो मसल्स इसे कोरिलेट, मसल इसे कंट्रोल करती है, उस मसल्स में कोई खराबी हो जाएगी या तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। लेग्जेटी ऑफ द लोअर आईलिड, मतलब जो नीचे वाली आईलिड है वो बहुत लेग्जेटी हो जाती है। द कंडीशन इम्पेयर द लेक्रिमल पंप मैकेनिज्म रिजल्टिंग इन द टीयर ओवरफ्लो। इसकी वजह से क्या, जो लेक्रिमल जो पंप होता है मैकेनिज्म, उसकी इफेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से लगातार आंसू जो होते हैं वो निकलते रहते हैं। इसके एनाटॉमिकल कॉसेस हो सकते हैं, कॉसेस रिलेटेड टू पंक्चम, तो जहाँ से आंसू का पूरा ड्रेनेज हो रहा था उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पंकम विच में भी congenital ट्रोमेटिक ड्यू टू प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द सर्टन ड्रग्स। पाइलोकार्पिन हो सकता है, पंक्चम में भी कोई परेशानी हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाए, क्योंकि पंक्चम में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो सही जगह जाएगा नहीं, सही जगह जाएंगे नहीं तो वहाँ पर भर जाएगा सैक में, और भर जाएगा ज़्यादा भर जाएगा, ज़्यादा भरने के बाद निकलने लगता है। ये इसके कारण हो सकते हैं क्या, कॉन्जेनाइटल, या तो जन्म से कोई समस्या हो, या हो सकता है किसी वजह से आँख में चोट लग गई उसकी समस्या हो, या कुछ ऐसे जो दवाइयाँ हैं उनका आप इस्तेमाल करने जैसे पाइलोकार्पिन वगैरह, तो उनकी वजह से ये समस्या हो जाती है। रिवर्जन ऑफ द लोअर पंक्चम, मतलब ये पंक्चम जो है वो उल्टा हो जाए। कॉजेज रिलेटेड टू लेक्रिमल कैनिकुलाई, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशंस, ट्रॉमा, प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन बॉडी। अब भैया जो पाइपलाइन आंसू को ले जाने वाली थी, उस पाइपलाइन में ही कोई समस्या हो गई, उसमें मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कहीं पर रुकावट आ गई, तो किसकी वजह से रुकावट आ सकती है, या तो जन्मजात कोई समस्या हो, सही से बनी ना हो, या हो सकता है बाद में चोट लगी हो, या कोई वहाँ पर फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से भी ये समस्याएं होती हैं। अब कॉजेज रिलेटेड टू लेक्रिमल सैक, मतलब जहाँ पर ये चीज़ें इकट्ठी हो रहे थे आंसू, वहाँ पर कोई समस्या आ गई है। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, एनाटोनिया यानी लॉस ऑफ मसल टोन ऑफ द सैक। भैया सैक की भी एक मसल टोन होती है, अब वो मसल टोन ही लॉस हो गई, मसल टोन लॉस हो गई, तो उस सैक में जितना रखना चाहिए था उससे ज़्यादा रख लिया है, उससे ज़्यादा रख लिया, बार बार ओवरफ्लो का हो रहा है, या जन्मजात कोई समस्या हो गई, या किसी चोट की वजह से उसमें सैक में कोई प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर्स हो गया, एनाटोनिया हो गया। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, या तो सैक में प्रॉब्लम हो गई, या जो कैनल उसे ला रही उसमें प्रॉब्लम हो गई, या जो ग्लैंड हो गया उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई। देखो, एक तो सैक में प्रॉब्लम हो गई, दूसरी जो कैनल उसे ला रही है, जो कैनल किसी कैनल के द्वारा ग्लैंड से बन के आ रहा है ना, वहाँ पर सैक में आके इकट्ठा हो रहा है, तो उस कैनल में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से भी आपको ईपीफोरा हो सकता है। या जो पंक्चम है मतलब जो जहाँ पर बेसिकली चीज़ें सिक्रीट होने वाली थी कैनिकुलाई में, उस ओपनिंग में ही कोई दिक्कत हो गई, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कॉजेज रिलेटेड टू नैसो लेक्रिमल डक्ट, यहाँ नैसो मतलब जहाँ पर बिल्कुल सिक्रीट होने वाला है, जहाँ पर निकलने वाला है, वहाँ पर दिक्कत हो गई। नॉन कैनलाइजेशन, यहाँ पर कैनल्स ही नहीं है सही से बनी। पार्शियल कैनलाइजेशन, वहाँ पर कैनल पूरी तरीके से नहीं बनी, या तो बिल्कुल नहीं बनी, या तो इन्फ्लामेटरी स्ट्रिक्चर्स, यानी कि कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया वहाँ पर, ट्रॉमा या ट्यूमर्स वगैरह हो गए, या तो चोट लग गई या वहाँ पर ट्यूमर वगैरह हो गया। एज ईपीफोरा इज अ सिम्टम्स, द की टू मैनेजमेंट लाइट इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग द अंडरलाइन कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज ट्रीटेड विद द लिड टाइटिंग प्रोसीजर और द मसल
रिहेबिलिटेशन। एपिफोरा जो कि एक सिम्टम्स है तो इसे नॉर्मली तरीके से ट्रीट किया जाता है। फिजियोलॉजिकल कॉज है तो लीड टाइटनिंग प्रोसीजर्स के साथ इसे या मसल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मसल को फिर दवाई देकर ठीक किया जाता है। अगर कोई एनाटॉमिकल कॉजेस है, एनाटॉमिकल मतलब कोई एनाटॉमी से रिलेटेड कॉज है तो मैनेज थ्रू द प्रोबिंग, सिरिंजिंग और सर्जिकल करेक्शन लाइक DCR और DCT। ठीक है, या तो फिर भैया अगर अगर कहीं पर बनावटी रूप से खराबी है, मान लो कहीं सैक में खराबी है, कैनल में खराबी है, तो उसको फिर निकालना पड़ता है, उसकी सर्जरी वगैरह कर, या तो आप सैक को पूरी तरीके से रिमूव कर दो या फिर उसकी प्रोबिंग या सिरिंजिंग वगैरह करो। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है।